नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट BEVAE 181 इसी का दूसरा इकाई का जो 2.6 वाला पार्ट है ये देखेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पोषक चक्र। इसके अंतर्गत हम लोग दो प्रकार के चक्रों को देखेंगे, एक है गैसीय चक्र और दूसरा अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में भी हम लोग जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र को देखेंगे। वैसे ही अवसादी चक्र में हम लोग जो सल्फर चक्र है इसको देखेंगे। साथ ही इसी सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी देखेंगे। आप जानते हैं कि BEVAE 181 इसको MCQ फॉर्मेट में इसका क्वेश्चन आता है, तो इस वीडियो को भी उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपका जो सारा MCQ क्वेश्चंस है वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पोषक चक्र का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सजीव जगत पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा ऊर्जा के प्रवाह और पोषकों के चक्रण पर निर्भर करता है। पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया जा चुका है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है ना, अर्थात सूर्य से आया हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधे से उपभोक्ता का विभिन्न चरणों में, और उपभोक्ता से फिर अपघटक में, और अपघटक से फिर से वो वायुमंडल में वापस चला जाता है। तो एक दिशीय ये प्रवाह होता है। लेकिन बाकी जो है पोषक तत्व जो है ये क्या होता है, ये एक दिशीय नहीं होता है, इसका चक्रण होते रहता है। अर्थात ये क्या होता है, एक सर्कल में घूमते रहता है। सिंपल सा उदाहरण द्वारा इसको समझ सकते हैं कि अगर जल चक्र का बात करें तो मानिए ये जल कहाँ पे है, तो धरातल में सारा जल है ना, तालाब में, झील में, नदी में, पोखर में, है ना, समुद्र में। अब जब इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण क्रिया होता है, तो ये वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता है ना। वायुमंडल में फिर से क्या होता है, इसका संघनन होता है। पहले बादल बनता है ना, फिर इसका संघनन होता है, वर्षा रूप में क्या होता है, ये परिवर्तित होता है, फिर वो वर्षा का जल के रूप में फिर से ये धरती में वापस आता है। फिर वही नदी, झील, झरना, महासागर फिर इसमें क्या होता है, आ जाता है। फिर यहाँ से वाष्पीकरण क्रिया द्वारा फिर से वो वापस जाता है। अर्थात क्या हुआ, एक चक्र के रूप में ये घूमते रहता है। हाँ, और जो ऊर्जा का प्रवाह था वो एक दिशीय था, माने एक दिशा से सूरज से आया फिर उसी में वापस चला गया। तो आज हम लोग जो पोषक चक्र है उसी को देख रहे हैं। तो ये ऊर्जा और पोषक चक्र दोनों ही जीवों की प्रचुरता, वो उपापचयी दर जिस पर वे जीते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र की जटिलता को प्रभावित करते हैं, है ना। ये दोनों ही क्या है, डिपेंड करता है, दोनों पर ही ये सब डिपेंड करता है। ऊर्जा अंततः तंत्र की उपयोगिता के संदर्भ में ताप के रूप में सदा के लिए लुप्त हो जाता है, ऊर्जा का अगर बात करें तो। दूसरी तरफ जो खाद्य पदार्थ के पोषक कभी लुप्त अथवा समाप्त नहीं होते, बल्कि ये अनिश्चित काल तक बारंबार पुनः चक्रित होते रहते हैं। वे पोषक जिसकी आवश्यकता जीवों को अधिक मात्रा में होती है उसको बृहत पोषक तत्व कहते हैं। सीधे सीधे MCQ में पूछा जा सकता है कि बृहत पोषक तत्व क्या है ना। तो अधिक मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है वो क्या हो गया, बृहत पोषक तत्व। वैसी पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है तो उसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, है ना। जैसे प्रकृति में पाए जाने वाले 100 से अधिक जो रसायन है उसमें से क्या है 40 सजीवों में पाए जाते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना। इस तरह का जो तत्व है कुछ है यौगिक के रूप में भी है। और मिला जुला के अगर हमारे शरीर का बात किया जाए, अर्थात मानव शरीर का बात किया जाए, तो मानव शरीर का लगभग क्या है 97% द्रव्यमान घटक यही बनाते हैं। और अगर अन्य सजीवों का भी बात किया जाए तो लगभग सभी सजीवों का अगर एवरेज निकाला जाए तो सबका घटक क्या है 95% से अधिक भाग है। इसके अतिरिक्त 15 से 20 अन्य तत्वों की पादपों और जंतुओं की उत्तरजीविता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। ये पोषक अथवा खनिज तत्व सदैव चक्रण करते रहते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में
निर्जीव से सजीव और पुनः निर्जीव घटक में चक्रित रूप में घूमते रहते हैं, है ना। अर्थात जैसे क्या हो गया, जैसे जल चक्र का ही बात किए तो पहले जब तक वो बादल के रूप में था, जल बाष्प के रूप में था, तो वो क्या हो गया, निर्जीव चक्र के रूप में रहा। लेकिन वही फिर क्या होता है, आपका प्रवेश करता है पेड़ पौधों में, है ना, जंतु जानवर उसको पीते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है कि सजीव से निर्जीव, निर्जीव से सजीव, इसके बीच क्या होता है, इसका चक्रण होते रहता है। यह जैव भू रासायनिक चक्रण कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्रण अर्थात जैव अर्थात जीव का बात हो गया, सजीव का बात हो गया, है ना। रसायन तो हो ही गया, जो रासायनिक तत्व है उसका बात हो गया। और ये क्या होता है आपका भू अर्थात वायुमंडल, भू हो धरती हो या फिर वायुमंडल हो, इसके बीच चक्रण होते रहता है। अर्थात क्या बोला जा सकता है कि इन रसायनों का सजीव और निर्जीव के बीच में चक्रण होते रहता है। अगर मूल रूप से चक्रण का बात करें तो बताएं कि दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया गैसीय चक्र और दूसरा हो गया अवसादी चक्र। गैसीय चक्र जिसके बारे में शायद हम लोग पहले जरूर पढ़े भी होंगे, है ना, जिसमें मुख्यतः उन तत्वों का बात आता है जिसका भंडारण स्थल या तो वायुमंडल है नहीं तो जलमंडल है। और अवसादी चक्र में हम उसका बात करते हैं जिसका भंडारण पूर्णतः क्या है, भूपर्पटी में होता है। यही है। अब एक एक गैसीय चक्र को देख लेंगे। तो गैसीय चक्र में हम लोग मूल रूप से जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र को देखेंगे। तो पहला है जल चक्र। तो एक बार इसमें भी पहले भी हम लोग क्या है उदाहरण के द्वारा इसको समझ चुके हैं कि जल चक्र होता क्या है ना। अब थोड़ा सा इसका पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं, फिर जल चक्र को डायग्राम के माध्यम से हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी में 70 से 71% भाग क्या होता है, जल है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल है और जो 1/3 वही क्या है, स्थल है ना। तो इसमें भी वही बात को कहा गया है कि लगभग क्या है कि जो पृथ्वी में है वो 70 से 71% जल है। और हमारा जो शरीर है ना, तो हमारा शरीर में भी अगर आप कहें तो बहुत सारा परसेंट कौन सी का रहता है, जल का रहता है। ऐसे बताया जा रहा है कि औसतन अगर किसी जीव के देह भार का देखा जाए तो बताया जाता है उसमें क्या है 70% जल ही होता है। अर्थात जल जो है ये क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी आप सुने हैं कि जल है तो जीवन है, अर्थात जल के बिना कुछ तो संभव है ही नहीं, है ना। ये भी बात की हम लोग कि पृथ्वी का 2/3 भाग वो क्या है, जल से घिरा हुआ है ना। और ये जल पाया कहाँ से जाता है, तो नदियों, तालाबों, झीलों, झरनों, महासागरों, है ना। लेकिन जो सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका क्या है, महासागर है। और उसमें पूरा जो जल है उसका 97% भाग उसी में है, अर्थात महासागर में है। अब बच गया 3% भाग। उस 3% भाग में भी जो 2% है वो आपका क्या है, बर्फ़ के रूप में ग्लेशियरों में जमा हुआ है ना। आप जानते हैं कि एक पूरा महाद्वीप अंटार्कटिका जो बोलते हैं ना, तो वो अंटार्कटिका क्या है, वो बर्फ़ से ही ढका हुआ है ना। कितनी बड़ी बड़ी क्या है जो पर्वतें हैं वो भी क्या है, ढकी हुई है बर्फ़ से, है ना। तो ये हो गया। अब बच गया 1% या उससे भी थोड़ा सा कम। और इतना ही जल ये नदी, तालाब या फिर जो क्या है भूमिगत जल है वहाँ पे स्टोर है। और हमारा काम सिर्फ इसी जल से है, अर्थात जो हमारे काम में आएगा उस जल का प्रतिशत वो 1% से भी कम है। इसीलिए तो बार बार बात आता है कि जल का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये भी आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे शहर भी हैं जहाँ पे अब क्या है, भूमिगत जल समाप्त भी हो गया है। तो इस सेंस में भी क्या हो जाता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। भूमिगत जल हमारे पेयजल का जो क्या है, मुख्य स्रोत है। ठीक है। अब क्या है, पृथ्वी पर ये जो जल है तो महासागर हो गया या भूमिगत जल हो गया, तो और वायुमंडल, इसके बीच में आपस में क्या करता है, चक्रण, अर्थात ये चक्र के रूप में घूमता जाता है। ये महासागर का जल हो या फिर और भी कहीं से भी जल हो तो वाष्पन द्वारा कहाँ जाता है, तो वायुमंडल में चला जाता है। पेड़ पौधों द्वारा भी जो
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अर्थात हरे पेड़ पौधे द्वारा क्या है, जो अवशिष्ट जल है उसको अपने पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा के माध्यम से वायुमंडल में रिलीज करना, इसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो यहाँ से भी क्या होता है, जल वायुमंडल में जाता है। हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारे जल को रिलीज करते हैं, श्वसन क्रिया में भी क्या होता है, कुछ जल रिलीज होता है। तो मिला जुला के ये सारा जल कहाँ पहुँच जाता है, तो सारा जल पहुँच जाता है वायुमंडल में, है ना। अब जब वायुमंडल में पहुँच जाता है तो वायुमंडल में क्या होता है, तो इसका संघनन होता है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम क्या होते हैं, भूपर पट्टी से ऊपर जाते हैं अर्थात वायुमंडल में जाते हैं तो तापमान घटते जाता है ना। तो जैसे ही थोड़ा सा तापमान कम होता है तो वहाँ पर ये जो जल वाष्प था वो फिर से जल कण में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बादल कहते हैं, है ना। ये बादल फिर से क्या होता है, वर्षण के रूप में धरती में वापस आता है ना। और फिर धरती से वाष्पन क्रिया के द्वारा फिर से वो वापस जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये जल चक्र चलते रहता है, ठीक है। तो अगर जल चक्र का बात किया जाए तो बात तो इतना ही है। अब क्या है, जो हम लोग बोले कि ये जल हमारे लिए क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन का जो एक्टिविटीज़ है अर्थात हमारे जो क्रियाकलाप हैं ये क्या करते हैं, बहुत हद तक सभी चीज़ों को प्रदूषित कर दे रहे हैं। वायुमंडल का बात हो, जलमंडल का बात हो, स्थलमंडल का बात हो ना, कहीं का भी बात हो तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम लोग सबको प्रदूषित कर रहे हैं। और प्रदूषित करके हमारा जो पर्यावरण है उसी को क्या कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। और इसी कारण क्या हो रहा है, जल चक्र भी प्रभावित हो रहा है। और यही कारण है कि कोई क्षेत्र में कभी अतिवर्षा का नाम सुनते हैं, विनाशकारी बाढ़ आ जाता है, तो किसी किसी क्षेत्र में क्या है, सुनते हैं कि यहाँ पे तो सुखाड़ पड़ा हुआ ही है, बारिश हो ही नहीं रहा है ना। अर्थात जो वर्षा का पैटर्न है वो ये प्रदूषण के कारण क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है ना। ये सही से हो नहीं पा रहा है। जैसे अगर सूखे का बात करें तो अफ्रीका जैसे देश है ना, वहाँ पे ये हालत है। वही अगर यूएसए का बात करें या भारत जैसे देश है जहाँ पे विनाशकारी बाढ़ भी क्या है, इसी कारण से आता है। अर्थात कहीं सूखा कहीं बाढ़, है ना। अर्थात क्या है, असंतुलन को ही ये शो कर रहा है। यहाँ पे इस चित्र में जल चक्र को बहुत अच्छे से दिखाया गया है ना। आप देख पा रहे हैं क्या, ये जो जल है आपका समुद्र में है ना, या झील में है, तालाब में है, पेड़ पौधा में भी संग्रहित है, ठीक है। और ये जल क्या हो रहा है, वाष्पन क्रिया द्वारा रिलीज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं वाष्पन क्रिया द्वारा ये जो जल स्रोत है, तो जल स्रोत से ये निकल के कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में चला जा रहा है, जहाँ पे जाके क्या हो जा रही है, बादल में बदल जा रहा है। वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ये वायुमंडल में जा रहा है ना। और इस तरह से मिला जुला के जल आपका कहाँ पहुँच गया, तो वायुमंडल में पहुँच गया और क्या बन गया, ये बादल बन गया। और फिर वहाँ पे क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्रवण की क्रिया भी बोलते हैं। और फिर ये वर्षण के रूप में अर्थात वर्षा के रूप में फिर से ये क्या होता है, ये धरती पर वापस आ जाता है। तो ये हो गया आपका जल चक्र, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब एक और गैसीय चक्र जो क्या है, कार्बन चक्र है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कार्बन चक्र का अगर बात करें तो इसमें भी आप, चूँकि हम लोग क्या देख रहे हैं, गैसीय चक्र देख रहे हैं, है ना। अर्थात इसमें कार्बन का ही नॉर्मली क्या है, जो गैसीय रूप है उसी का हम लोग बात करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के सेंस में ही हम लोग क्या करते हैं, कार्बन चक्र को देखते हैं, है ना। आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन वायुमंडल में एक क्या है, अल्प घटक है, अर्थात थोड़ा ये कम मात्रा में पाया जाता है ना। कार्बन वह तत्व है जो समस्त कार्बनिक पदार्थों को कोयले और तेल से लेकर जो डीएनए का बात करें अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, सभी जगह पे क्या है, ये कार्बन रहता है। अर्थात क्या है, अगर सजीव का बात करें, है ना, तो सभी सजीवों क्या होता है, कार्बन से ही बना होता है। अर्थात कार्बन क्या है, उसके शरीर का एक मुख्य घटक होता है। और यहाँ पे जो बात आया, ये
कोयला हो गया या फिर जो खनिज तेल है, तो ये भी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अर्थात कहीं ना कहीं ये क्या है, सजीवों से ही बना है ना। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ये जो पेड़ पौधे दब गए थे या फिर जो समुद्री जीव जंतु दब गए थे, है ना, वही कन्वर्ट होके, है ना, पेड़ पौधे कन्वर्ट होके कोयले में बदल गए और जो जीव जंतु सड़ के जो क्या है, खनिज तेल में बदल गए, है ना। तो ये सब में क्या रहता है, कार्बन रहता है। ये भी आप जानते हैं कि कार्बन के बिना जीवन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पादपों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होता है ना, तो ये तो जानते हैं आप, अनिवार्य है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आप लोग जरूर जानते होंगे, C6H12O6, है ना। तो इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। इसमें होता क्या है कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जड़ से जल प्राप्त कर लेते हैं, है ना। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में अपने जो पत्ती में क्लोरोफिल है ना, उसके उपस्थिति में क्या करता है, एक क्रिया करता है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और H2O अर्थात जल, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, C6H12O6, जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर कार्बनिक पदार्थ है, या फिर बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे के लिए यही क्या है, पोषक तत्व है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लिए क्या है कि ये अनिवार्य है। और जो बाकी जीव जंतु है पेड़ पौधे के छोड़कर, वो क्या होते हैं, यही पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। अर्थात हमारे शरीर में भी ये कार्बनिक पदार्थ उस माध्यम से भी आ जाता है। ठीक है, तो ये देख लिए हम लोग। तो जो हरे पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या करते हैं, तो अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, सूरज की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ये हम लोग देख लिए। ये भी बात है कि कार्बन क्या है, सभी सजीवों का निर्माण इकाई है, अर्थात इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये क्या है, कार्बन प्रोटीन का भी घटक है। अभी हम लोग क्या देखें, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका घटक है, ये क्या है, प्रोटीन का भी घटक है, और ये क्या है, आपका लिपिड का भी घटक है, अर्थात फैट का भी घटक है। अर्थात जो हमारे मुख्य 3 पोषक तत्वों का हम लोग बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या लिपिड हो, है ना। लिपिड अर्थात वसा, फैट, है ना। तो तीनों का ही मुख्य घटक क्या है, आपका कार्बन है। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस है इसका। वैसे ही क्या है, जो सभी पादपों जंतुओं का जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, हम लोग बोलते हैं ना, जो क्या है, सेल है ना, सेल है। तो सभी सेल का जो आउटर लेयर होता है, बाहरी लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। ये भी आप जानते हैं, कार्बन ही है जो महासागरों, वायु, यहाँ तक कि चट्टानों का भी एक भाग है। अर्थात आप कह सकते हैं कि कहाँ नहीं है कार्बन, अर्थात सभी जगह कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन चक्र का बात करें तो क्या बताए, ये जो चक्रण चलता है तो अधिकतर क्या होता है, जो अकार्बनिक कार्बन, अर्थात किस फॉर्म में, जो डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे कार्बोनेट के फॉर्म में बहुत सारा उदाहरण आप लोग सुने होंगे कार्बोनेट के फॉर्म में, जैसे CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे ही ना। वैसे ही क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, अर्थात HCO3 का जो बात करते हैं ना, तो इस रूप में अधिकतर क्या होता है, ये पाया जाता है ना। तो कार्बनिक यौगिकों बद्ध कार्बन पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक और जैविक दोनों घटकों में पाया जाता है ना। जैसे कार्बोनेट का फॉर्म हो गया CaCO3, तो ये क्या हो गया आपका, अजैविक घटकों में ही पाया गया, और सजीवों में अर्थात जैविक घटकों में तो ये पाया जाता ही है कार्बन, है ना। ये तो आप देखें, ये जीवित तथा मृत जीवों, जीवाश्म ईंधनों, है ना, सेल में भी क्या होता है, पाया जाता है। जीवित में तो डिस्कस हुआ ही, मृत जीवों में भी ये पाया जाता है। जो जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन जो क्या बोले कि जीव जंतुओं का अवशेष से ही बना है, तो उसमें भी कार्बन है ना। जल में भी क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में घुला हुआ है, और वायुमंडल में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है ही है। अर्थात क्या है कि ये सभी जैविक घटकों में, अजैविक घटकों में, सभी जगह ये क्या होता है, पाया जाता है। सभी के लिए क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हमें देखना है कि इसका चक्रण कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी में पाए जाने वाला सभी तरह का जो जीव है ना,
वो क्या करते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, है ना। तो अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, महत्वपूर्ण है। सभी जीव इसको क्या करते हैं, मुक्त करते हैं श्वसन क्रिया द्वारा। आप ये भी जानते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। फिर वो क्या होता है, फिर वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये एक चक्र तो है ही, है ना, ये एक क्या है, प्रमुख चक्र है ना। वैसे ही वायुमंडलीय भंडार से कार्बन हरे पेड़ पौधे में आते हैं, है ना, फिर जंतुओं में, और अंत में जो आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों तक क्या होता है, ये पहुंचता है। अर्थात क्या हो गया, वायुमंडल से आया किस में, हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधे से जो उसको खाने वाले क्या है, उपभोक्ता हैं उसमें, और उपभोक्ता से फिर जो अपघटन करने वाली जो जीवाणु है, कवक है, सूक्ष्म जीव है, उसमें आता है, और फिर उसके बाद उत्सर्जित होकर फिर से कहाँ से चला जाता है, ये फिर से वो वायुमंडल में रिलीज हो जाता है। ठीक, आप ये भी जानते हैं कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो ये बहुत ही कम प्रतिशत में पाया जाता है ना, जो क्या है 0.03 हम लोग बोलते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल दिया है 0.032%, तो जो भी है 0.03 याद रखना क्या है, यही पर्याप्त है। तो इतना परसेंट क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो तापमान है इसको बरकरार रखने के लिए भी क्या है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी भूमिका है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, अर्थात ये क्या है, पृथ्वी को गर्म रखने का काम करती है। ठीक, तो कार्बन चक्र सुनिश्चित करता है कि वायुमंडल में CO2 स्वीकार्य स्तर पर बनी रहे, है ना। ये स्तर फिर जीवन के रहने के लिए तापमान को अनुकूल बनाता है। ठीक है, अर्थात इसको ऐसे समझा जा सकता है कि वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान वो अत्यधिक कम हो जाएगा और जीवों के लिए असंभव हो जाएगा रहना। वैसे ही अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, और पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ जाए तो भी ये क्या है, जीवों के लिए असंभव हो जाएगा इसमें रहना। अर्थात क्या है, ये एक संतुलित मात्रा में वायुमंडल में रहना आवश्यक है। हो गया। अब भूमंडलीय कार्बन चक्र को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भूमंडल का अगर बात करें तो क्या है ना, ये थोड़ा सा दीर्घ प्रक्रिया है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जीवाश्म ईंधन बन जाना, है ना। तो जीवाश्म ईंधन बनना अर्थात कोयला हो गया, और आपका जो खनिज तेल है, तो ये सब के बनने में क्या होता है, लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। वैसे ही जो कार्बोनेट कुछ है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, है ना। तो ये जो चट्टान रूप में बहुत दिनों तक क्या होता है, रह जाता है ना। अर्थात जल्दी जल्दी क्या होता है, इसका चक्रण नहीं होता है। वैसे ही जो समुद्री कुछ जीव है ना, जैसे समुद्री सीपियाँ है ना, तो ये सब में भी ये कार्बन क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, है ना। जो अवसादी सेल का हम लोग बात करते हैं, अर्थात अवसादी चट्टान का बात करते हैं, जैसे चूना पत्थर का बात बोले ना, CO3, वैसे ही डोलोमाइट का बात करें तो इसमें बदल जाता है और लाखों वर्षों तक ये दबा रह जाता है। इस दौरान इसका कोई चक्रण नहीं होता है, और बाद में जब क्या होता है, इसका चक्रण प्रारंभ होता है तो जो फिर पैटर्न है उसी पैटर्न को ये क्या करता है, फॉलो करता है। अर्थात इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, कभी दूसरा कार्बोनेट में बदलता है, बाइकार्बोनेट में बदलता है, और ऐसे करके ये नदियों से बहते हुए ये क्या होता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाता है ना। कभी कभी आप ये भी जानते हैं कि जो चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर क्या होता है कि जब जल से रिएक्ट करता है ना, तो जल से रिएक्ट करके भी क्या होता है, ये दूसरे कार्बोनेटों में बदल जाता है। वैसे ही अगर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि का बात करें तो जब उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, और फिर उसका क्या होता है, दहन होता है। तो दहन प्रक्रिया द्वारा ये क्या होता है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वायुमंडल में चला जाता है।
ठीक है। अर्थात ये प्रक्रिया काफ़ी स्लो है, काफ़ी दिन या काफ़ी वर्षों ये क्या होते हैं, धरती में दबे रहते हैं। उसके बाद इसका क्या होता है, फिर से चक्रण क्रिया संपन्न होता है। तो वही कार्बन चक्र को इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है ना, कि कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे पहला जो हो गया, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सबसे पहले कहाँ आया, ये पेड़ पौधे में आया, है ना। पेड़ पौधे से ये जो दूसरे क्या है आपके उपभोक्ता हैं उसमें आया, है ना। फिर जब ये सभी जीव जंतु जब श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर फिर से किधर चला गया, वायुमंडल में चला गया। ये तो एक प्रोसेस हो गया। ये भी है कि बहुत सारा कार्बन क्या होता है, महासागरीय कार्बन के रूप में क्या होता है, ये जमा हो जाता है ना। ये भी हम बताए कि जो जीव जंतु है, तो जीव जंतु जब मरते हैं या फिर बोलते हैं क्या है कि उसका अपरदन होता है, तो ये अपरदन के द्वारा कहाँ जाता है, ये जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाता है। और फिर जीवाश्म ईंधन को जब हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, उसका दहन कराते हैं, तो उसमें फिर से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है ना। और फिर से ये वायुमंडल में चला जाता है। तो क्या देख पा रहे हैं कि इस तरह से एक चक्रण का क्रिया चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन चक्र, है ना। तो ये हो गया काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब क्या है, हम लोग अगला चक्र को देख लेंगे, जो कि है नाइट्रोजन चक्र। आप जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन ही है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। हम जानते हैं जो गैसीय संरचना है उसमें 78% क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है ना। 78% आपका नाइट्रोजन मिल गया, 21% ऑक्सीजन मिल गया, और जो रेस्ट 1% है उसी में बाकी सारे गैस, जलवाष्प, धूलकण जो कुछ है बाकी सब उसमें है ना। तो नाइट्रोजन आप देखें कि वायुमंडल का एक क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य इसी बात का है कि नाइट्रोजन का सीधे सीधे उपयोग न तो जीव जंतु कर पाते हैं, न ही हरे पेड़ पौधे कर पाते हैं, है ना। अर्थात सीधे सीधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे ऑक्सीजन का सीधे क्या करते हैं हम लोग, वायुमंडल से उसको इनहेल कर लेते हैं, अर्थात श्वसन क्रिया द्वारा उसको ग्रहण कर पाते हैं, है ना। लेकिन हमारे शरीर में जो आवश्यक नाइट्रोजन है उसको वायुमंडल से हम लोग सीधे सीधे नहीं ले पाते हैं, ना तो हम लोग ले पाते हैं और ना ही हरे पेड़ पौधे इसको ले पाते हैं, है ना। तो इसका कुछ प्रोसेस है, और ये क्या प्रोसेस है, तो ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है तो उसको या तो क्या होता है नाइट्राइट में कन्वर्ट करना होता है, या नाइट्रेट में कन्वर्ट होना होता है, या तो अमोनिया में कन्वर्ट होना होता है। और जब ये कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो ही ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आता है, अर्थात हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं तभी इसको उपयोग में ला पाते हैं। ठीक है, ये है। ये भी आप जानते हैं जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन का 16% कौन चीज़ से बना है, तो नाइट्रोजन से बना है। ठीक है, तो यही समस्या क्या है, मुख्य समस्या क्या है कि वायुमंडल में तो नाइट्रोजन भरा पड़ा है, लेकिन जो हरे जीव जंतु है उसको सीधे सीधे इसका उपयोग नहीं कर पाता है ना। इसका फॉर्म बदल के ही इसका उपयोग हो जाता है। अब जो नाइट्रोजन का क्या करना है, ये जो अलग अलग माने फॉर्म में इसको चेंज करना है, अर्थात नाइट्राइट्स में चेंज करना है, या नाइट्रेट में चेंज करना है, अमोनिया में चेंज करना है, तो ये चेंज होगा कैसे, है ना। तो बताया जाता है इसके लिए कई तरीके तो हो ही सकते हैं। तो 3 भिन्न तरीका का यहाँ पे बात किया जा रहा है ना। तो पहला जो तरीका है वो क्या है, कुछ मुक्त जीवी जीवाणु है ना, या फिर कुछ क्या है नीलहरित शैवाल है, ये क्या करते हैं, साथ ही कुछ ऐसे भी जीवाणु है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग राइजोबियम का नाम लेते हैं ना। ये राइजोबियम का नाम हम लोग ज़्यादा जानते हैं, है ना, जो फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है ना। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर क्या करते हैं, नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, है ना, और जो हरे पेड़ पौधे इसका उपयोग कर पाते हैं। ये भी हम लोग जानते हैं जो ये फलीदार पेड़ पौधे हैं, ये इस नाइट्रोजन का उपयोग करने के कारण इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि दालों में अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो उसके पीछे भी क्या है,
यही कारण है ना। वैसे ही क्या है, तो पहला प्रोसेस हो गया, ये जो सूक्ष्म जीव है इसके द्वारा नाइट्रोजन का क्या यौगिकीकरण या फिर स्थिरीकरण, है ना। तो एक पहला काम हो गया। दूसरा क्या है, मनुष्य द्वारा भी आजकल जो कारखाना में उर्वरक बनाते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूरिया का बात करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है कि वही नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज किया जाता है ना, यौगिकीकरण कर दिया जाता है। और एक मज़ेदार बात है, शायद आप पहली बार सुन रहे हो, कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, जब क्या होता है बिजली कड़कता है ना, या फिर गरजता है ना, बादल गरजता है, तो उस समय भी क्या होता है वायुमंडलीय कुछ नाइट्रोजन क्या होते हैं बदल जाते हैं, और ये क्या है वर्षण के साथ अर्थात वर्षा के साथ आके क्या होता है भूपर्पट्टी में गिरता है, अर्थात ये भी क्या होता है मिट्टी में आके मिल जाता है, मृदा में आके मिल जाता है। तो इस तरह से ये तीन प्रक्रिया है। या तो क्या हो गया वर्षण द्वारा, वर्षा के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या होता है धरती में आ जाता है, और वायुमंडल में कैसे हो गया, तो बताया कि बिजली कड़कने से या गरजने से क्या होता है ये प्रक्रिया हो सकता है। दूसरा देखे मनुष्य द्वारा, और तीसरा क्या देखे सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, और भी कुछ बैक्टीरियाज वगैरह है जो क्या करते हैं इस क्रिया को संपन्न करने में मदद करते हैं। राइजोबियम का नाम क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, वैसे ही मृदा में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित नाइट्रेटों को पादप ग्रहण करके एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, एमिनो एसिड में बदल देता है, जो कि प्रोटीन निर्माण की इकाइयां हैं। फिर ये पारिस्थितिक तंत्र के उच्चतर पोषी स्तरों में जाते हैं। ठीक है, उत्सर्जन के समय सभी जीवों की मृत्यु होने पर भी ये नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में फिर से मृदा में वापस आ जाती है, और मृदा में तथा महासागरों में कुछ विशेष क्या विनाइट्रीकरण जीवाणु पाए जाते हैं जो इन नाइट्रेटों को फिर से क्या करते हैं बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया चली जाती है। अंततः ये नाइट्रोजन फिर से क्या होती है वायुमंडल में वापस चली जाती है, और ये चक्र पूरा होता है। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन चक्र। अब जहाँ तक कार्बन चक्र का बात देखे थे, है ना, या फिर उससे पहले जल चक्र का बात देखे थे, तो उसमें क्या देखे कि मनुष्यों का जब हस्तक्षेप होने लगा तो उसमें क्या है कुछ ना कुछ प्रदूषण वाला कारक आ ही जाने लगा। तो यहाँ पर भी वही बात है कि नाइट्रोजन चक्र में भी मानवीय हस्तक्षेप होने से क्या हो रहा है, जो प्रदूषक नाइट्रोजन का प्रदूषक जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बन जाता है और वायुमंडल में ये रह जाता है, जिससे क्या होता है नाइट्रोजन का संतुलन बिगड़ता है। अर्थात ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में जब जल के साथ मिल जाता है तो ये अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है, जो क्या है काफ़ी हानिकारक है। अब क्या है, अगर हम लोग देखें कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र को फिगर द्वारा कैसे समझ सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये आप देख पा रहे हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कई माध्यम से पृथ्वी में आ रहा है। पहला प्रोसेस जैसे क्या हो गया कि मृदा तथा फलीदार पौधों के मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन क्या है यौगिकीकरण जीवाणु है ना, जैसे राइजोबियम का भी बात किया गया तो इसके द्वारा आया, है ना। वैसे ही क्या है फिर इससे जो इसका बनता है क्या, या तो नाइट्राइड बनता है, नहीं तो नाइट्रेट बनता है, नहीं तो यूरिया, इस रूप में क्या होता है ये कन्वर्ट होता है। तो ये एक प्रक्रिया है आने का, फिर ये चेंज होके फिर क्या है अल्टीमेटली फिर से क्या होता है वापस चला जाता है ना, ये एक प्रोसेस है। वैसे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या करता है, जब पादप में आ गया है ना, डायरेक्ट तो आता नहीं, ठीक है, वही माध्यम से आया जो भूमि के साथ क्या है मिला हुआ है, बिजली के कड़कने वगैरह से भी ये होता है ना। तो ये आया तो पादप में आया, फिर पादप से वो क्या जो शाकाहारी जंतु, उसमें शाकाहारी जंतु से मांसाहारी जंतु, फिर उसका जैसे ही अपघटन हो गया तो फिर से ये क्या हो गया मिट्टी में मिल गया, और इस तरह से ये चक्र क्या है आपका चलते रहता है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन चक्र। अब गैसीय चक्र का तीनों फॉर्मेट हम लोग देख लेने के बाद अब जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है अवसादी चक्र। तो इस अवसादी चक्र को हम लोग
समझ लेंगे। अवसादी चक्र अर्थात ये जो तत्व हैं ये अधिकतर क्या होते हैं कि मिट्टी में दबे होते हैं, है ना, अर्थात अवसाद के रूप में ये जमे होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अगर बात करें तो फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये अवसादी चक्र के माध्यम से परिसंचरित होते हैं, है ना। सल्फर जो है तो कुछ हद तक मध्यवर्ती होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, कुछ गैसीय चक्र के रूप में भी होता है और कुछ अवसादी चक्र के रूप में भी होता है। गैसीय का बात करें हम लोग तो सल्फर डाइऑक्साइड का बात हम लोग करते ही हैं। वैसे ही अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि सल्फर इसमें भी क्या है, विद्यमान है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो अवसादी चक्र होता है तो अवसादी चक्र में जो क्या होता है, चक्रण क्रिया होता है, वो गैसिक प्रक्रिया नहीं होता है ना। अवसादी चक्र में सम्मिलित तत्व सामान्यतः वायुमंडल से होकर चक्रण नहीं करते, लेकिन प्रवाह के मूल पैटर्न को अपरदन या अवसादन, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखीय क्रिया, समुद्री पक्षियों के उत्सर्जित तत्वों द्वारा जैविक परिवहन को अपनाता है ना, अर्थात ये जैविक परिवहन को अपनाता है ना। इस तरह से सल्फर चक्र वायु, जल, भूपरपट्टी के बीच संबद्धता को प्रदर्शित करने का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देख रहे हैं हम लोग कौन चीज़, सल्फर चक्र को देख रहे हैं, है ना। तो सल्फर चक्र अल्प गैसीय प्रावस्था के अतिरिक्त अधिकतर अवसादी होता है, माने कुछ क्या है गैसीय फॉर्म में भी रहता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, ये अवसादी रूप में ही होता है। और इसका जो बड़ा भंडार है वो क्या है, भूपरपट्टी में दबा हुआ है ना। साथ ही ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में भी दबा हुआ है, जैसे कोयला हो गया या खनिज तेल, है ना, या कोयला का ही एक प्रकार है जिसको हम लोग पीट बोलते हैं। वैसे ही क्या है, अकार्बनिक तत्वों के रूप में भी है, जैसे पाइराइट सेल या सल्फर सेल, है ना। वैसे ही सल्फेटों, सल्फाइटों, कार्बनिक सल्फर के रूप में भी क्या है, ये बद्ध है ना। और ये सेलों के अपक्षय, जब कोई सेल का क्या होता है, अपक्षय होता है या अपरदन प्रक्रिया होता है ना, जल के बहने से ये क्या होता है, या फिर जीवाणुओं या कवकों के अपघटन के द्वारा ये मुक्त होता है, और फिर जलीय हो या फिर थलीय, ये पारिस्थितिक तंत्रों में ये आ जाता है ना। सल्फर गैसीय रूपों में जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड ना, H2S और SO2, है ना, ये इस रूप में वायुमंडल में भी क्या होता है, अल्प रूप में पाया जाता है। साथ ही क्या है कि बहुत सारा जो स्रोत है, जैसे ज्वालामुखी के फटने से या जीवाश्म ईंधन का दहन होने से या फिर महासागरों की सतह से अपघटन द्वारा विमुक्त गैसों से भी ये वायुमंडल में प्रवेश करता है। ठीक है, तो वायुमंडल वाला घटक भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, ये क्या होता है, इसका कुछ अंश जलवाष्प के साथ मिल जाता है और एसिड का रूप धारण करता है ना। जैसे नाइट्रोजन के सेंस में हम लोग देखे थे, तो नाइट्रोजन से क्या बना था, नाइट्रिक एसिड बना था। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड है, ये मिलने से क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये वर्षा जल में घुलकर पृथ्वी पर आ जाता है, और आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं, जो क्या होता है जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये हो गया आपका सल्फर अगर चक्र के बारे में। अगर इसको फिगर द्वारा आप समझें तो समझ सकते हैं, जैसे वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो ये क्या हो गया, अम्लीय वर्षा के फॉर्म में कहाँ पे आया, तो भूपरपट्टी में आया। वैसे ही आप बोल सकते हैं कि जो ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह हुआ, तो ये सबसे जो भूपरपट्टी में पाए जाने वाला सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वो कहाँ रिटर्न गया, वायुमंडल में रिटर्न गया। ठीक है, ये भी देखे। साथ ही हम लोग देखे क्या, जो सेल है या फिर जो जीवाश्म ईंधन है, ये सब में भी मौजूद क्या है, बहुत सारा जो सल्फर है, जब इसका क्या होता है, दहन होता है, तो भी ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त होता है। ये भी देखे कि जब ये जल के द्वारा मिल के भी जाता है ना, भूमि में मिला हुआ तो रहता ही है, और इस तरह से क्या है, इसका चक्र चलते रहता है, जो कि क्या है, तो सल्फर चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सल्फर चक्र। अब हम लोग क्या है देख लेंगे इससे रिलेटेड प्रश्न, इस सेक्शन में कौन सा प्रश्न दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा
कार्बन चक्रण में योगदान देता है। कार्बन चक्रण जो आज का पहला टॉपिक था, है ना। तो पहला दिया है श्वसन, तो जरूर ही है। श्वसन में क्या है कि ये कार्बन इन्वॉल्व तो है ही, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी ये इन्वॉल्व है, जीवाश्म ईंधन दहन में भी है। तो अर्थात इसका जो ऑप्शन हो गया सही ऑप्शन, तो वो क्या हो गया, उपर्युक्त सभी, है ना। वैसे ही अगर बी नंबर के प्रश्न का बात करें तो इसमें क्या है कि सही उत्तर को टिक लगाना है ना। मतलब वही है, एमसीक्यू ही है। इसमें पूछ रहा है कि जीव मंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार है, ठीक है। तो इसके बारे में आज ही डिस्कस किया जा चुका है कि इसका आंसर क्या होगा, वायुमंडल है। कहीं हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में क्या होता है, 78% भाग जो है वो तो नाइट्रोजन का ही होता है। अब सी नंबर अगर देखें तो इसमें हमको देखना है सत्य असत्य का जांच करना है, ठीक है। तो पहला जो है तो जल चक्र सौर ऊर्जा से संचालित होता है, एकदम होता है। सौर ऊर्जा से ही क्या होता है, बाष्पन क्रिया संपन्न हो पाता है ना। तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वैसे ही कार्बन चक्र में कार्बन कार्बनिक और अकार्बनिक, तो ये वाला भी हम लोग डिस्कस किए कि कार्बन चक्र में जो कार्बन होता है वो कार्बनिक रूप में भी होता है और अकार्बनिक रूप में भी होता है, अर्थात ये भी क्या हो गया, टिक हो गया। तो दोनों राइट है। वैसे ही अगला देखें तो महासागरों में वायुमंडल की तुलना में लगभग क्या 30 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये पूरा पूरी क्या है, गलत है, कहे कि इतना कम तो हो ही नहीं सकता है ना। साथ ही अगला जो है कि सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम चक्र पूर्णतः अवसादी है। तो ये वाला भी गलत हो गया, कहे कि पूर्णतः अवसादी नहीं है, ये अवसादी चक्र है, लेकिन कुछ हद तक ये गैसीय चक्र भी है। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अगला जो है और लास्ट है वो क्या है कि पादप सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, गलत है, कहे कि पादप सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण नहीं करता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी में वापस आता है, अर्थात ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।